स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हमने बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस और इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस। इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस में हमने कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव के बारे में देखा था। फिर हमने इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस के बारे में जाना था, जिसमें हमने न्यूट्रलिज्म, सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम तीसरा इंटर स्पेसिफिक रिलेशन जो बायोटिक फैक्टर्स में है, एंटेगोनिज्म, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंटेगोनिज्म जो है वो चार तरह का हो सकता है: एंटीबायोसिस, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन और कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले हम एंटीबायोसिस, प्रतिजीविता के बारे में देखते हैं। क्या है इसमें? दोनों के संबंध में एक को नुकसान होता है और दूसरे को न फायदा होता है न नुकसान होता है जब वो एक साथ रहते हैं। इसमें हमने देखा एंटीबायोटिक, आप लोगों ने जाना होगा, नाम भी सुना होगा। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कुछ फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेट की जाती हैं। वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत सारे हमारे जब बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे एंटीबॉडीज़ बनाने में काम आती हैं। तो वो बैक्टीरिया को या वायरस को किल करती हैं, तो उनका नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमने पढ़े हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ओरोमाइसिन, जो कि बैक्टीरिया वायरस को किल करती हैं। माइक्रोसिस्ट होता है जो कि एक एल्गी है, पॉन्ड्स में मिलती है, वो सीक्रेट करती है हाइड्रोक्सीलेमाइन, जो कि पानी में रहने वाली, उस पॉन्ड के पानी में रहने वाली फिशेस को मार देता है और उस पानी को जो चौपाए वहाँ पे आते हैं वो अगर पीते हैं तो उनको भी वो नुकसान करता है। क्लोरेला वल्गेरिस, ये एल्गी सीक्रेट करती है क्लोरोलिन, जो कि एक पॉइजनस होता है और वो वहीं पर रहने वाली दूसरी एल्गी को किल कर देता है। चिम्नोडिनियम, ये एक फ्लैजिलेट्स है जो कि बिग कॉलोनी बना के रहते हैं समुद्र के अंदर और प्रोड्यूस करते हैं रेड लाइट। इन रात के समय पर इनके सीक्रेशन से जो ये सीक्रेट करते हैं एक रेड लाइट होती है, जिसको कि हम रक्त ज्वार या रेड टाइड कहते हैं। और ये जो कॉलोनी है ये सीक्रेट करती है पॉइजनस सब्सटेंस, जो वहाँ पर रहने वाले अदर बड़े बड़े एनिमल्स को मार देता है। इसके बाद ये तो था प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस। अब इसके बाद हम विरोधता में देखते हैं, दूसरा आता है प्रेडेशन या परभक्षिता। इसमें परभक्षिता में एक को नुकसान होता है और एक को फायदा होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग ताकतवर एनिमल होता है वो दूसरे एनिमल्स को खा लेता है। और नॉन कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है, इसमें कोऑपरेशन नहीं होता है, दोनों को ज़रूरत होती है और इसीलिए जो भी ताकतवर होता है वो दूसरे को मारकर खा लेता है। प्रेडेटर जो है वो किल करता है प्रे को अपने, और प्रे एनिमल्स जो हैं जनरली है मैनी, उनमें बहुत सारी एडेप्टेशन मिलती हैं, वो अपने आप को उससे बचाते हैं, जैसे स्मेल, हाइट, कलर। बहुत बार वो कोई एक स्मेल की या केमिकल छोड़ देते हैं जिससे अपने आप को बचा लेते हैं या छुप जाते हैं, या कलर चेंज कर लेते हैं जैसे हमने कैलोट्रोपिस में देखते हैं, तो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो जो प्रेडेटर है वो प्रे अपने उसको किल करके मार के खा जाता है। तो एक को नुकसान होता है और एक को फायदा होता है। इसके बाद तीसरा आता है कंपटीशन या प्रतियोगिता। कंपटीशन तो देखिए, एक ही जगह पर रहने वाली जो दो जातियां हैं वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए या वहाँ जीवित रहने के लिए ही कंपटीशन करती हैं। जब उनके लिए अपनी खाने का फूड या प्लेस या मीटिंग के लिए अपना सफिशिएंट नहीं होता, तभी वो उस कंपटीशन में आते हैं। तो ये कंपटीशन जो है वो दो तरह का हो सकता है, इंट्रा स्पीशीज और इंटर स्पीशीज। यहाँ पर इंट्रा स्पीशीज मतलब एक ही जाति के जब रह रही होती हैं तो वहाँ पर खाना, हैबिटेट और मीटिंग के लिए वो कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, और जिसको जो अवेलेबल हो जाता है जिस भी तरीके से वो अवेलेबल अपने लिए कर लेता है। दूसरा होता है, इसमें क्या दोनों को नुकसान इस तरह से होता है, दोनों को नुकसान होता है, क्योंकि अगर आपने कंपटीशन में आए, अभी तो थोड़े टाइम के लिए एक को फायदा हो गया, दूसरे को केवल नुकसान हुआ, लेकिन जो दूसरा जिसको फायदा हुआ हो सकता है उससे भी कोई कॉम्पिटिटर अच्छा वाला आ गया तो वो उसको भी नुकसान पहुंचा
सकता है। इसी तरह से कंपटीशन में लगातार अगर उस जगह पर कंपटीशन होता रहा तो नुकसान ही होता जाता है। फिर इंटर स्पीशीज जातियों के, दो जातियों के अंदर इसका जो कंपटीशन होता है, उनके बीच में अगर कंपटीशन होता है तो उसको लिए गीज ने जो है एक प्रिंसिपल दिया था 1934 में। उन्होंने कहा था दो स्पीशीज ऑफ टू सेम निशे में दो स्पीशीज नहीं रह सकती हैं इन सेम एनवायरनमेंट में, वो नहीं रह पाती हैं। क्या होगा, या तो वन स्पीशीज गेट डिसअपियर बाय अदर, दूसरी जो स्पीशीज है वो क्या करती है, उस पर हावी हो जाती है और उसको कुछ समय के बाद हटा देती है, वहाँ से वो डिसअपियर हो जाती है। या फिर क्या हो सकता है कि वो सरवाइव कर जाती है इफ़ दे हैव डिफरेंट डिमांड, अगर उस निशे में उन दोनों जातियों के पास डिमांड्स अलग अलग तरह की है तब फिर वो सरवाइव कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट या तो उनकी कम हो और फूड की भी कम हो और दोनों को जो मिल रहा है वो उनके लिए सफिशिएंट हो, तब तो वो उस निशे में रह सकते हैं, अदरवाइज वो वहाँ पर नहीं रह सकते हैं और एक को दूसरे को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। अब चौथा जो है वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म पर जीविता, ये हमको मालूम है बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को बहुत जगह पर मिलता है एनिमल्स के बीच में, प्लांट्स एनिमल्स के बीच में। तो पैरासाइट होता है और एक होता है होस्ट। मेन होता है एनिमल जिसके ऊपर कौन रहता है, पैरासाइट, जो होस्ट से अपना खाना पीना या उस पर डिपेंड करता है। तो टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म जो है वो कितने तरह की हो सकती है। परमानेंट हो सकती है, मीन्स एक कोई भी पैरासाइट एक होस्ट में परमानेंटली रहता है, उसके बिना उसका काम नहीं चलता, वहीं से खाना पीना अपना लेता है। एग्जाम्पल जैसे एस्केरिस, टेफॉर्म वगैरह ये मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं और वहीं से अपना खाना प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी कुछ समय के लिए ग्लोचिडियम लार्वा दूसरे एनिमल में रहकर अपना समय बिताता है। फाइटोपैरासाइट्स, यहाँ पर पौधे पर जंतु जो है वो पौधों पर रहते हैं। राइनोसेरोस जो बीटल्स होती हैं वो कोकोनट नारियल के ऊपर हमको दिखाई देती हैं। उसके बाद है जू पैरासाइट्स। एस्केरिस में जंतु के अंदर ही जंतु मिल सकते हैं। एक्टोपैरासाइट में सुपरफिशियल, ऐसे पैरासाइट्स जो किसी भी एनिमल या प्राणी जीव के ऊपर सरफेस पर ही मिलते हैं, जैसे लीच, लाइस, जुएं वगैरह। एंडो पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि शरीर के अंदर रहते हैं। इसमें फिर हमारे टेपवर्म, लिवर फ्लूक, एस्केरिस आते हैं जो कि दूसरे एनिमल के आंत के अंदर रहते हैं और वहाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब कोशिका के अंदर ही, सेल के अंदर ही, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो एनाफीज के अंदर अपने अमीबा के अंदर रहकर ही वो डिसीज को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा है ट्रेपेनोजोमा। इंटरसेलुलर मीन्स कोशिकाओं के बीच में रहने वाले पैरासाइट्स, उसका उदाहरण है मोनोसिस्टिस। ये कुछ कोशिकाओं के बीच में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहाँ से अपना खाना प्राप्त करते हैं। फैकल्टेटिव, इसमें पैरासाइट्स होते हैं जो जरूरी नहीं है मिल जाए तो वो पैरासाइट दूसरे पैंथोसेरस का पिन्नेथेरस इसका केकड़ा एग्जाम्पल है जो कि हर्मिट क्रैब पर रहता है, लेकिन नहीं मिले तो भी उसका काम चल जाता है दूसरी जगह पर रहकर। ऑब्लिगेटरी मीन्स रहना ही है, एस्केरिस कहीं और नहीं रह सकता, वो मनुष्य के आंत के अंदर या किसी भी आंत के अंदर रहता है। और लास्ट है हाइपर पैरासिटिज्म। ये है व्हेन वन पैरासाइट डिपेंड्स ऑन अदर पैरासाइट। यहाँ पर एक पैरासाइट के ऊपर दूसरा पैरासाइट अपना जीवन बिताता है या उससे खाना पीना लेता है। जैसे एस्केरिस मनुष्य के अंदर रहता है और ये पैरासाइट है और इस पर जो है कुछ अगर बैक्टीरिया इस पर डिपेंड हो जाए तो ये कैसी कहलाएगी, हाइपर पैरासिटिज्म कहलाती है। अब हम आते हैं कि देखिए पैरासिटिज्म जो है वो ऐसा परजीविता है जो दूसरे जीव पर, पौधों पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इनको किसी और अपने बॉडी में किसी दूसरी चीज़ों की ज़्यादा अब मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती या फिर अपने को बचाने की कम ज़रूरत होती है। तो ऐसे एनिमल्स पैरासाइटिक में कुछ एडेप्टेशन होती हैं जिसकी वजह से ये आराम से पैरासिटिज्म वाली लाइफ परजीविता की बिता लेते हैं। जैसे थिक क्यूटिकल का पाया जाना जो कि नॉन डिजोल्वेबल होती है,
तो उनको किसी भी शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, क्योंकि ये दूसरे के खाना पका पकाया भी खाते हैं बहुत बार, तो इनको क्या होता है, ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, इनके ऑर्गन्स ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। एंटी एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ये में ये क्वालिटी होती है बहुत में। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, क्योंकि इनको चलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अंदर ही रहते हैं तो इनको नहीं होती है लोकोमोटरी ऑर्गन्स, तो कम डेवलप्ड होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स लेकिन इनके वो भी ज़्यादा ज़रूरत उनको नहीं पड़ती, तो वो भी कम डेवलप्ड होते हैं। लेस डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं होती, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड मिल जाता है इनको जहाँ वो रह रहे होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसलिए लेस डेवलप्ड होती हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अंदर रहते हैं, तो लेस डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भी उनका लेस डेवलप होता है। कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूर इनमें मिलता है, जैसे मोर सेट फॉर बायसेक्सुअल इनके नाम होते हैं, दोनों में एक ही में मिलता है सेक्सुअल। प्रोग्लोटिड की संख्या बहुत सारी होती है, जिससे ये नंबर ऑफ अपने प्रोजनी बना लेते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी भी हमें देखने को मिलती है इनमें एज ए अडेप्टेशन। लिवर फ्लूक में सर्केरियल लार्वा, रेडियल लार्वा, स्पोरोसिस्ट, इस तरह की हमको अवस्थाएं मिलती हैं। पार्थोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मोनोजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, एक ही के ऊपर अपना जीवन बिता लेते हैं। डिस्पर्सिव असर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन इसको होता है, जिस तरह के बहुत सारे इनमें से स्पोर्स बनते हैं या सिस्ट बनते हैं, जिसके थ्रू इनका रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। ये तो थे इनके कुछ पैरासाइटिक एडेप्टेशन जो उनको पैरासाइटिक लाइफ में जीने में हेल्प करते हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म जो है वो क्या होते हैं? ज़्यादातर तो पैरासाइट्स होते हैं वो नुकसान ही करते हैं, लेकिन कुछ एक आध फायदा भी करते हैं। प्लाज्मोडियम हमें पता है मलेरिया होता है, उसकी वजह से वो पैरासाइट होता है। फाइलेरिया ये भी है, इसमें एलिफेंटाइटिस, हाथी पाँव का रोग हो जाता है इसके थ्रू। और इफेक्ट, और दूसरा क्या है फ़ायदा, अगर हम देखें तो हमको हमने बताया था एंटीबायोटिक्स जो है वो सीक्रेट करते हैं, और वो जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं उनसे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रदान करती हैं किसी भी एंटीजन के प्रति लड़ने के लिए। तो इस तरह से जो पैरासिटिज्म है या पैरासाइट्स हैं वो ज़्यादातर नुकसान करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमको उनसे फ़ायदा भी होता है। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से बायोटिक फैक्टर्स अलग अलग तरह से या तो दोनों को नुकसान देते हैं, या एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है, या फिर एक जो है वो फ़ायदे में रहता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।